गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भाई नेक्स्ट गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भाई कल हमने किए थे बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, गेल-लुसाक लॉ। ठीक है, आज हम उन्हीं को आगे प्रोसीड करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे। कैसे क्या होता है, सबसे पहले लिखते हैं दिस इक्वेशन। पहले इसको इस करवा देते हैं क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन। चलो यही से करवाते हैं। हाँ देखो, बोयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू बोयल्स लॉ, बोयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, प्रेशर इज इनवर्सली या वी ले लो यहाँ पे, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था भाई, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N एट कांस्टेंट T एंड P। ठीक है, जहां पर टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये हम कल कर चुके हैं बॉयल्स लॉ। सबसे पहले किया था बॉयल्स लॉ, क्या होता है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर जब टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। उसके बाद हमने किया है चार्ल्स लॉ, किया था चार्ल्स लॉ के अंदर क्या होता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। उसके बाद एवोगैड्रो लॉ किया है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो उसके बाद है भाई हमारा नेक्स्ट हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, इसको इक्वेशन थर्ड मान लो। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, सभी में v है ना, इस तरफ इसमें भी v तीनों में v है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से तीनों को कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t बाय p n। यहाँ पर n मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये n t p है ना, n ऊपर है, t भी ऊपर है, p नीचे है। ठीक है, तो इस p को अब मैं इस तरफ ले आती हूँ, p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू nt। ओके, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिर उसके बाद PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT, जो एक R क्या है हमारा, गैस कांस्टेंट, R इज गैस कांस्टेंट। ओके, R क्या है भाई, गैस कांस्टेंट है हमारा। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT, प्रेशर, वॉल्यूम, n इज नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, R इज गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। तो ये है हमारी आइडियल गैस इक्वेशन। अगर इसको मैं डेंसिटी की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो डेंसिटी की फॉर्म में लिख सकती हूँ। इसको आगे यहाँ पर कर रही हूँ मैं ऊपर। ठीक है, ऊपर लिख रही हूँ मैं इसको, PV इज इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ मोल्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास RT, है ना। नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकती हूँ मैं, गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। फिर क्या करूँ मैं, इस PM को इस तरफ ले आती हूँ, V को यहाँ पर ले जाती हूँ, तो W डिवाइड बाय V RT। ठीक है, अब इस W डिवाइड बाय V को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी, दैट इज W is given mass and V is volume. So mass divided by volume is equal to density DRT.
ठीक है, PMDRT हो जाएगा ये। यहाँ पर इसको D की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पर PM डिवाइड बाय RT। ओके, PM डिवाइड बाय RT। या फिर यहाँ पर ऐसा करो, M की वैल्यू निकाल लो। M की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर DRT डिवाइड बाय P। ठीक है, DRT डिवाइड बाय P हो जाएगा ये। D इज डेंसिटी, R इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर एंड P प्रेशर हो जाएगा। तो ये हमने दोनों हमारी निकाल दी है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ये डाल्टन लॉ सिलेबस के अंदर नहीं है, वैसे बता देती हूँ डाल्टन लॉ क्या होता है। सिलेबस में है तो नहीं है, बट फिर भी करवा देते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं। डाल्टन लॉ क्या कहता है भाई, जैसे कोई कंटेनर ले लिया है हमने, कोई भी हम कंटेनर लेते हैं, अगर इस कंटेनर के अंदर मान लो हाइड्रोजन गैस भी है, ऑक्सीजन गैस भी है, नाइट्रोजन गैस भी है, बहुत सारी गैसेस भरी हुई है इसमें, मान लिया हमने 3 गैस भर रखी है इस कंटेनर में, ठीक है। तो हमें तो क्या दिखाई देता है, हम अगर प्रेशर मेजर करेंगे, क्योंकि जो गैस होती है वो अब ये कंटेनर बंद है यहाँ से, तो ये जो गैस है ये चारों तरफ यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है गैस, तो कहीं से भी उसको जगह मिल जाए वो तो बाहर निकलने की कोशिश करती है गैस, एक्सपैंड होने की, जितना उसको वॉल्यूम मिलता है उतने में एक्सपैंड होती है वो, ठीक है। चाहे उसको कितना भी वॉल्यूम मिल जाए वो उसमें ही एक्सपैंड हो जाएगी, ठीक है। तो वो इस वजह से एक्सपेंशन के लिए हर जगह यहाँ पर भी स्ट्राइक करती है, यहाँ पर भी, तो वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर चारों तरफ से प्रेशर लगाती है, प्रेशर लगाएगी यहाँ से चारों तरफ से, तो क्या होगा इस तरीके से हमें क्या दिखाई देता है, हमें तो टोटल प्रेशर दिखाई देता है। अब हम अलग अलग से तो नहीं देख सकते कि भाई इसका कितना है, तो हमें जो ये डाल्टन कहता है कि जो टोटल प्रेशर है, जो ये गैस हमें टोटल प्रेशर मिलता है कि टोटल इस कंटेनर के ऊपर इतना प्रेशर लग रहा है, टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, इसकी वजह से जो प्रेशर है, इसकी वजह से जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर इसकी वजह से, तो उसकी उनका सभी का सम किसके इक्वल होगा, टोटल प्रेशर के इक्वल, ठीक है। सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है, जितनी भी हम गैसेस लेंगे वही क्या हो जाएगा, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। ग्राम डिफ्यूजन तो नहीं है सिलेबस में। उसके बाद आते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। इसके पोस्टुलेट पूछे जाते हैं पहले तो, कि पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट बताओ क्या होते हैं। तो इसकी कुछ अजम्पशंस है, पॉइंट है, वो एज इट इज ही लिखने हैं भाई, उसमें कुछ है नहीं कि ऐसा कि मैं उनको मॉडिफिकेशन या फिर कुछ करवा दूँ, तो उन पॉइंट को एज इट इज ही लिखना है, वो पॉइंट एज इट इज ही लिखने पड़ेंगे। उसमें जैसे यहाँ पर इन्होंने कितने पॉइंट दे रखे हैं भाई, 8 पॉइंट है, तो 8 में से कम तुम्हें 5 तो याद होना ही चाहिए, 5-6 तो फर्स्ट पॉइंट है इसका कि जो हर एक गैस है, सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसेस की काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है। तो सबसे पहला पोस्टुलेट है इसमें, स्पेशल आएगा मेंशन होके, राइट द पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो सबसे पहला जो पोस्टुलेट है वो क्या है, एवरी गैस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। जो हर एक गैस है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। अब जैसे हमें कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन गैस ले ली है, तो जो हाइड्रोजन गैस है वो बहुत छोटे छोटे H2 मॉलिक्यूल से पूरे में मिलकर बनी हुई है, ठीक है, H2 मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। ऑल मॉलिक्यूल ऑफ पर्टिकुलर गैस, अगर हम गैस ले लेते हैं हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस के सारे मॉलिक्यूल सिमिलर साइज के होंगे, ठीक है। वो कैसे होंगे, हाइड्रोजन गैस के जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, जितनी भी मान लो हमने कितने भी गैस ले रखी है, 10 ग्राम 15 ग्राम कितनी भी गैस ले रखी है, उसके अंदर जितने H2 के मॉलिक्यूल है
उन सभी का साइज, शेप और मास इक्वल होगा। ठीक है, ऑल मॉलिक्यूल ऑफ ए पर्टिकुलर गैस हैव आइडेंटिकल शेप, आइडेंटिकल बिल्कुल सेम शेप होगी, साइज सेम होगा और मास भी क्या होगा उनका, सिमिलर होगा। बट अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, इनका मास भी अलग होगा और साइज भी अलग होगा और शेप भी अलग होगी। ठीक है, गैस टू गैस वैरी करते हैं, लेकिन एक ही गैस में मॉलिक्यूल क्या होंगे, उनकी शेप क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, अब है भाई मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस के वो एक दूसरे से बहुत लार्ज डिस्टेंस पे सेपरेटेड होते हैं। तभी तो हम क्या कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होती है ना। हम ये बोलते हैं कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों होती है वो कंप्रेसिबल, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है वो काफी दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स, तो हम उनको पास ला सकते हैं, कंप्रेस करके उनको पास ला सकते हैं। इसीलिए हम जितना, जब तक वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के बिल्कुल पास नहीं आ जाते तब तक हम कंप्रेस कर सकते हैं उसको। ठीक है, थर्ड पोस्टुलेट क्या है भाई, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन फ्रॉम ईच अदर बाय लार्ज डिस्टेंस, एक्चुअल वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम बता रखा था ये तो सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि अगर हम टोटल वॉल्यूम, जैसे टोटल वॉल्यूम तो ये है हमारा, लेकिन अगर हम मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकाल लें, सिर्फ मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, बाकी तो खाली स्पेस होता है, गैस पूरे में फैलती है ना, तो बट इस वजह से वो हमें दिखता है। लेकिन अगर हम या सिर्फ मॉलिक्यूल का देखें ना, तो वो नेग्लिजिबल होता है टोटल के कंपैरिजन में, कि कितनी गैस प्रेजेंट। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल का वो क्या होता है, टोटल के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन मॉलिक्यूल, मतलब अब भाई ग्रेविटेशन की वजह से क्या होता है, सारी की सारी गैस इस हवा में, अगर ग्रेविटी नहीं होती तो हम हवा में उड़ रहे होते सारे के सारे, है ना। बट ऐसा नहीं होता, हम ग्रेविटी की वजह से ही अर्थ के ऊपर है, और जो भी चीज हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं वो नीचे की तरफ ही आती है। ये जो न्यूटन ने सेब वाला, अगर वो नहीं होता तो आज फिजिक्स इतने की बजाय इतनी हो जाती, अगर न्यूटन नहीं होता तो। मोस्टली फिजिक्स न्यूटन की वजह से ही आई है। ठीक है, तो अगर ग्रेविटेशन नहीं होता, अब गैस क्या होती है, क्या गैस सारी की सारी नीचे, अगर गैस के ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो काफी ऊंचाई तक है हमारा एटमॉस्फेयर, वो सारा का सारा अर्थ पर होता, नीचे की तरफ। जैसे और सारे के सारे पार्टिकल्स ऊपर फेंकते हैं तब भी नीचे आकर गिरते हैं, तो गैसेस के पार्टिकल भी नीचे ही रहने थे। बट गैसेस के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गैसेस के मॉलिक्यूल के ऊपर, वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। नेक्स्ट इज molecule are supposed to be moving continuously in different directions। जो molecules है हमारे, molecules of gases है, वो different direction में move करते हैं, कभी इस डायरेक्शन, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, कोई कहीं पर, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं और डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। ये नहीं है कि सारे के सारे एक ही वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे, जैसे यहाँ पर अब ये एक मॉलिक्यूल ये हो गया, जैसे ये एक मॉलिक्यूल हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, ये मॉलिक्यूल इसके साथ कोलाइड करेगा, फिर दूसरे में, मतलब जैसे कोई अंधा आदमी है भाई, हम तो हमें तो दिखाई देता है, हमारे तो आंख है, अब मॉलिक्यूल्स की आंख थोड़ी होती है। अगर हम सारे अंधे होते, सपोज करो कि अगर हम सारे अंधे होते और हम चल रहे होते, तो कोई उसको टक्कर मार देते, फिर वो उसको टक्कर मारता, फिर उसको टक्कर मारता, तो इस वजह से क्या है, ये यहाँ पर कोई पार्टिकल होगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये पार्टिकल यहाँ पर, तो इस वजह से ये यहाँ पर, तो ये क्या होता है, कोलाइडिंग प्रोसेस चलती रहती है, जिसकी वजह से वेलोसिटी ज्यादा वेलोसिटी चेंज होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज pressure exerted by wall of containing vessel is due to bombardment of molecule on the wall of containing vessel। मतलब जो हमारे मॉलिक्यूल्स है वो प्रेशर अप्लाई करते हैं हमारी वॉल की, कंटेनर की वॉल के ऊपर। ठीक है, प्रेशर कहाँ पर अप्लाई करते हैं भाई, एक मिनट पानी पी लेती हूँ मैं।
मॉलिक्यूल आर सपोज टू बी परफेक्टली इलास्टिक, मतलब मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। हम उनको ऐसे खींच भी सकते हैं, कंप्रेस भी कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं, कंप्रेस भी कर सकते हैं उनको, ठीक है। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटी, अगर उनकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी कि कोई मॉलिक्यूल है, अगर उसकी वेलोसिटी क्या है भाई, डिफरेंट है, मॉलिक्यूल है उसकी वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। मास तो सेम है, मास तो सेम है बट वेलोसिटी अलग है। अब ये चीज सेम है, ये चीज सेम है, वेलोसिटी अलग है, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, डिफरेंट, ठीक है। अगर वेलोसिटी डिफरेंट है और मास सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी मॉलिक्यूल्स की। तो सबसे पहले तो हमने पोस्टुलेट में क्या कहा था, सबसे पहला पोस्टुलेट क्या था हमारा, कि मॉलिक्यूल जो हमारी गैस है वो छोटे छोटे एक्सट्रीमली स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। एक गैस के मॉलिक्यूल का साइज, शेप, मास इक्वल होता है, डिफरेंट गैस का डिफरेंट होता है। फर्स्ट इज दैट। सेकेंड इज कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं लार्ज डिस्टेंस पे, बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। थर्ड इज वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक है। जिस कंटेनर में हमने फिल किया हुआ है उसके वॉल्यूम के कंपैरिजन में जो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो नेग्लिजिबल होता है। फोर्थ, उसके बाद नेक्स्ट आता है भी हमारा कि मॉलिक्यूल मूव विद डिफरेंट वेलोसिटी इन डिफरेंट डायरेक्शंस। मॉलिक्यूल डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है, डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर मूव करता है। ये नहीं है कि सभी मॉलिक्यूल्स की सेम वेलोसिटी होती है, ठीक है। उसके बाद है भाई हमारा नेक्स्ट कि इनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लिजिबल होता है। तो ये पॉइंट लिख के आना है तुम्हें अगर पोस्टुलेट आ जाता है तो। अब है काइनेटिक गैस इक्वेशन। इससे पहले हमने आइडियल गैस इक्वेशन की थी, आइडियल गैस की इक्वेशन की थी हमने इससे पहले। अब हम कर रहे हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन। डेरिवेशन नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, सीधा इक्वेशन ही है, ओके। तो यहाँ पर काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू 1/3 हाफ एम, सॉरी हाफ नहीं 1/3 एम एन सी स्क्वायर, ठीक है। P क्या है, प्रेशर, एंड V इज वॉल्यूम, M क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, mass of one molecule, n is number of molecule, c is velocity of molecule, ठीक है। c क्या है, velocity of molecules है, ओके। अब हम क्या ले लेते हैं, हम मान लेते हैं कि भाई जैसे n1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, मान लिया हमने n1 जो नंबर ऑफ मोल है उनकी है V1, V1 ले लेते हैं, यहाँ पे C1 लिया, V1, हाँ V1 है, n1 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या है, V1 है, n2 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या है, V2 है। अब ये कहा था ना हमने डिफरेंट वेलोसिटी होती है, मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट वेलोसिटी होती है, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक ही वेलोसिटी से नहीं मूव करते, तो इस वजह से हमने ये लिख लिया। तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी हमारी, ठीक है भाई। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी n1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की क्या है, काइनेटिक एनर्जी हाफ m1v1 स्क्वायर,
ठीक है, मास तो सेम ही रहता है, वेलोसिटी चेंज होती है सिर्फ। N2 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कितनी है, हाफ m v2 स्क्वायर, प्लस N3 की कितनी होगी, हाफ m v3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरीके से हम चल रहे हैं भाई। काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी देख रहे हैं हम कि कितनी होगी। हमने क्या कहा था कि N1 मॉलिक्यूल की इतनी है, अलग अलग आएगी ना काइनेटिक। क्या कहा था भाई, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं, मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं तो लास्ट पोस्टुलेट मैंने यही बताया था कि अगर वेलोसिटी डिफरेंट होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट होगी। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट हो रही है तो N1 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी v1 थी, तो N1 मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इतनी, N2 मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इतनी, N3 की इतनी। तो अगर सभी को ऐड कर देंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो। m तो सब में कॉमन है, हाफ m कॉमन निकाल लेते हैं सब में से, है ना, हाफ m कॉमन निकाल लेते हैं सब में से। बच क्या गया है, N1 v1 का स्क्वायर है ना, N1 v1 का स्क्वायर प्लस N2 v2 का स्क्वायर प्लस N3 v3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, इस तरीके से। ओके, ये है हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी। अगर हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो गई, अगर हमें क्या निकालनी हो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो, मीन निकालना हो इसका, तो मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जितने भी, जैसे हमें मीन निकालना होता तो जो सम होता है, सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर्स, है ना, यही करते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा, E जो ये काइनेटिक एनर्जी आई थी, अगर हम इसको n से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा m बाहर, और ये N1 v1 का स्क्वायर प्लस N2 v2 का स्क्वायर प्लस N3 v3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 एंड सो ऑन, इस तरीके से। ये क्या है हमारी ये आई है भाई मीन स्क्वायर स्पीड। ये क्या है हमारी, ये वाली, ये क्या आई है, मीन स्क्वायर स्पीड। इसको हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी मीन को मैंने बाहर से रिप्रेजेंट कर दिया है, मीन स्क्वायर स्पीड, स्क्वायर स्पीड का मीन। ठीक है, स्पीड का स्क्वायर है, स्क्वायर स्पीड, स्पीड के स्क्वायर का क्या निकालना है, मीन निकालना है। अगर हम इसका रूट कर देते हैं, ये आया हमारे पास, अगर मैं इसका रूट कर दूंगी तो वो क्या हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। उल्टा चलना, अब यहाँ पर क्या निकाला था, पहले मैंने स्पीड ली थी मतलब वेलोसिटी, फिर उसका क्या किया, स्क्वायर किया, है ना, फिर स्क्वायर करने के बाद उसका क्या निकाला, मीन निकाला, मीन करने के बाद क्या किया, उसका रूट। ठीक है, तो उल्टा चलना है, सारे के सारे वर्ड इज मीनिंगफुल, सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग है। सबसे पहले उल्टे चलना है, हमें स्पीड लेनी है, हर एक मॉलिक्यूल्स की स्पीड लेंगे, फिर उसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के बाद उसका क्या निकाल लेंगे, हम मीन निकाल लेंगे, और मीन निकालने के बाद क्या कर लेंगे, उसका रूट ले लेंगे, तो वो क्या हो जाएगी हमारी रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो आती है हमारी, वो वैल्यू आती है भाई, सारा कुछ सोल्व करने के बाद अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो ये हमारी जो एनर्जी, इसको C से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये आती है, जो ये है हमारी, ये आती है हाफ mc स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, मीन स्क्वायर स्पीड है। या फिर इसको सीधा ही लिख देती हूँ, चलो मैं छोड़ दो इसको। देखो भाई, सीधी वैल्यू क्या आती है यहाँ पर, काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या होती है, PV = 1/3 mnc²,
है ना, ये होती है mn c²। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये c है ये क्या है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये क्या है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड लेनी है यहाँ पे। देखो एक मॉलिक्यूल का मास है ये क्या है, एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m, और n क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के मास को जितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल मॉलिक्यूलर मास। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 1/3 mc², pv इज इक्वल टू 1/3 mc²। ठीक है, तो c की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, अगर मैं c की वैल्यू निकालूं तो 3pv डिवाइड बाय m ओनली रूट, बिकॉज यहाँ पर c² निकाल लेती हूँ मैं, 3pb डिवाइड बाय m, तो c की क्या आ जाएगी, रूट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन में क्या होता है, pv इज इक्वल टू nRT होता है। अगर एक मोल के लिए लेते हैं हम pv इज इक्वल टू RT, तो इस pv की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, RT, तो 3RT डिवाइड बाय m, ये क्या आ गई है हमारी रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, 3RT डिवाइड बाय m। ओके, अब रिलेशन में बताते हैं भाई हम, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, यहीं से लेंगे, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ पर क्या करो, इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो इसको, pv इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, हाफ mc²। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी होती है ये, तो 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी एंड pv। ठीक है, pv को क्या लिख सकते हैं, RT, अभी लिखा था, pv को क्या लिख सकते हैं, RT 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी क्या होते हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये हमारा रिलेशन आ गया है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालूं यहाँ से तो क्या आएगा, 3/2 RT। ठीक है, 3/2 RT। आज देखो भाई टाइम क्या हो गया, कितनी देर हो गई, एक टॉपिक और कर लेते हैं, ये 3/2 काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उसके बाद है एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड वैसे ही पता है तुम्हें, एवरेज स्पीड का तो क्या होता है, अब भाई सभी मॉलिक्यूल्स की क्या होती है, मतलब जैसे हम कोई भी व्हीकल चलाते हैं, शुरू में क्या होती है, स्पीड स्लो होती है, फिर फास्ट होती है, फिर रोकने वाले होते हैं तब से स्लो हो जाती है। बट अगर हमें वो कहते हैं कि एवरेज स्पीड कितनी है, इसकी एवरेज बता दो कितनी है, तो एवरेज तो हम एक के बेस पर तो बताते नहीं है, एवरेज किसके बेस पर दिखाते हैं, नंबर के बेस पर, बहुत सारे नंबर्स के बेस पे। तो एवरेज स्पीड क्या होगी हमारी, मीन ऑफ डिफरेंट स्पीड। डिफरेंट स्पीड का क्या निकाल लेंगे, मीन निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो एवरेज स्पीड को c बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये होती है n1 v1 प्लस n2 v2 n3 v3 एंड सो ऑन डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से होता है। उसके बाद है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है भाई, स्पीड possessed by maximum number of molecule। ठीक है, अब जैसे तुम्हारे क्लास में है, मान लो एक क्लास में 40 बच्चे हैं, ठीक है, उसमें से 2 बच्चों के आए 80 नंबर, टेस्ट में 100 में से 2 बच्चों के आए 80 नंबर, और 10 बच्चों के आए 10 नंबर, है ना। लेकिन मैक्सिमम बच्चों के जो नंबर है वो आ रहे हैं भाई 85 मतलब 70। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों के, ये मान लो कि
इसमें से 30 बच्चों के जो नंबर आ रहे हैं, 30 बच्चों के नंबर है 70, तो 70 है मोस्ट प्रोबेबल नंबर। यहां पर हम बात कर रहे हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की बात कर रहे हैं। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब मैंने तुम्हें मार्क्स की काउंट किए थे, तो वो क्या हो जाएंगे? मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स, है ना। अगर तुमसे ये पूछे मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स, तो हम क्या कहेंगे? मार्क्स कैरिड आउट बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मैक्सिमम